बेलंदूर एक छोटी सी बस्ती है जो पहाड़ी की ढलान पर बसी हुई है और शिमोगा जिले के टगारती गांव से लगभग 3 मील की दूरी पर माइसोर राज्य में स्थित है। सदियों से माइसोर का ये इलाका बाघों का घर रहा है। यहाँ बाघ इतने अधिक संख्या में हो गए थे कि उन्होंने तेंदुओं को लगभग समाप्त ही कर दिया था, जिन्हें वे शिकार बनाकर खा जाते थे। कभी ये तेंदुए बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में घूमते थे। हालांकि बाघों से छोटे होने के बावजूद वे कहीं अधिक चालाक, साहसी और फुर्तीले थे। वे अपने को बेहतर ढंग से छिपा भी लेते थे और अक्सर गांवों के आसपास मंडराते थे। रोज सूर्यास्त के बाद वे मुर्गियां, कुत्ते, बकरियां, भेड़ें और बछड़ों को बिना किसी भेदभाव के उठा ले जाते थे। मनुष्यों को वे कम ही हानि पहुंचाया करते थे, सिवाय इसके कि वे स्वयं घायल हो जाएं। परंतु जब कभी वे इस अपराध के दोषी ठहराए जाते तो उनसे बदला लेना कठिन होता था, क्योंकि इस इलाके के घने जंगल उन्हें अच्छा खासा आसरा देते थे, जिन्हें भारी मॉनसून की बारिश लगातार सींचती रहती थी। लेकिन जब मेरी ये कहानी शुरू होती है, तब बाघ ही प्रमुख शक्ति थे। बेलंदूर में एक तांत्रिक रहता था जो हर तरह के ताबीज और जादुई वस्तुएं उपलब्ध कराने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि उसके ये ताबीज विशेष रूप से मनचाहा प्रेमी प्रेमिका दिलाने में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से पीछा छुड़ाने में बेहद प्रभावकारी होते थे। ये भी एक अफवाह थी कि उसकी ताबीज नौकरी दिलाने या किसी अर्जी को सफल करने में भी बेहद प्रभावी थे। अन्य क्षमताओं के अतिरिक्त ये जादूगर अपनी इस योग्यता के लिए दूर दूर तक विख्यात था कि वह अपने मंत्र तंत्र और जादुई शक्तियों से जंगल को भी बांध सकता था। और तब उस इलाके में कोई शिकारी सफलता नहीं पा सकता था। या तो शिकार उसकी बंदूक के सामने आता ही नहीं था, या कभी बंदूक चलती नहीं थी, और अगर बंदूक चल भी जाती तो गोली पास से भी निकलकर लक्ष्य को नहीं भेदती। मैं इस व्यक्ति से वर्षों पहले मिल चुका था और अपने शुरुआती किस्सों में से एक में इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूं। अपनी बिरादरी के अधिकतर लोगों की तरह उसे थोड़ी बहुत चापलूसी पसंद थी। इसके अलावा मैंने उसे काफी मिलनसार पाया था और उसकी इस कमजोरी में मुझे कोई बुराई नहीं नजर आई। आखिरकार चापलूसी हम सबको ही थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। परंतु बेलंदूर का राक्षस, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ने अपना जीवन एक साधारण बाघ की तरह शुरू ही किया था। अपने छोटे दिनों में उसके बारे में कुछ भी विशेष सुनने में नहीं आया था। जाहिर है, उस समय वे केवल चीतल, सांबर और जंगली सुअर का शिकार करता और उन्हें खाकर संतुष्ट रहता था, जो उन दिनों चारों ओर प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। फिर सरकार ने मवेशी पालन का प्रोत्साहित करना शुरू किया, क्योंकि वहां चारागाह भरपूर था। इसलिए मवेशियों के झुंड लाए गए थे, जो थोड़े समय में ही हजारों की संख्या में फैल गए। इसका खामियाजा जंगली हिरणों और सूअरों को भुगतना पड़ा, जिनकी चराई का मैदान उनसे छिन गया था। राक्षस, जिस नाम से वह बाद में कुख्यात हुआ, ने अब अपनी उपस्थिति जताई। उसने जंगली शिकार के बजाय गौमांस का स्वाद चख लिया था, और धीरे धीरे ये झुकाव इतना बढ़ गया था कि उसने बाकी किसी भी मांस को नजरअंदाज कर दिया। वह मारता और खाता रहा, खाता और मारता रहा, जब तक कि कई कई मवेशियों के झुंड उसकी भेंट नहीं चढ़ गए। अंत में गांव वालों को लगा कि अब कुछ करना ही होगा। एक भारतीय गांव वाला असीम धैर्य का धनी होता है और उसकी सहनशीलता काफी होती है। ये बात तब और स्पष्ट होती है जब उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो वह उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेता है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आखिरकार गांव वालों का धैर्य टूट गया और उन्होंने ठान लिया कि अब इस बाग की लूट सकोट को समाप्त करना ही होगा, तो समझ लीजिए कि राक्षस ने वाकई हद कर दी थी। उन्होंने निश्चय किया कि एक फंदा बिछाकर उसे पकड़ा जाए और मार डाला जाए। इसके लिए एक गहरे गड्ढे को शिकार के रास्ते के बीच में खोदा गया। गड्ढे के मुंह को पतली पतली बांस की टहनियों से जाल बनाकर ऊपर से पत्तों और डालियों से ढककर सावधानी पूर्वक छिपाया गया। चारे के रूप में
गांव का सबसे कम मूल्यवान बछड़ा एक खूंटे से बांध दिया गया, ठीक उस गड्ढे के दूसरे सिरे पर, ताकि बाघ किसी और दिशा से उस चारे तक पहुंच ना सके। गड्ढे के दोनों ओर और आगे की ओर घनी झाड़ियों और कांटों का ढेर कसकर जमा दिया गया था। केवल वही एक सीधा रास्ता छोड़ा गया जो गड्ढे के पार से होकर जाता था। योजना बिल्कुल ठीक काम कर गई और तीसरी रात को बाघ उस गड्ढे में गिर पड़ा। अगली सुबह बिलंडूर गांव के सभी लोग उस तांत्रिक सहित वहां जमा हो गए, अपने पुराने दुश्मन को देखने और उसका मजाक उड़ाने के लिए। वे उस पर जलती हुई लकड़ियां फेंकते रहे और फिर उसे मारने की तैयारी की। ये तरीका सरल था, पर काफी धीमा भी। स्पष्ट था कि वहां किसी के पास बंदूक नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि उनके पास भाले ज्यादा थे। बाद में मुझे पता चला कि वहां बस दो लोगों के पास ही भाले या भाले जैसा कुछ था। एक छोटा सा उपकरण था, 4 फीट से भी कम लंबाई का, जिसका सिर पूरी तरह नुकीला न होकर ब्लंट था, जो विवरण किसी भाले से ज्यादा क्रोबार यानी लोहे की रॉड जैसा बैठता था। दूसरा असली भाला था और वह गांव के मंदिर का था। कहा जाता है कि इसे 250 साल पहले किसी युद्ध में उपयोग किया गया था, पर अब वह भी पहले वाले क्रोबार की तरह ही ब्लंट हो चुका था, क्योंकि उसे बार बार खोदने के काम में लिया गया था। वैसे भी दोनों हथियारों की डंडियां इतनी छोटी थीं कि गड्ढे की सतह से बाघ तक पहुंच नहीं पाती, पर इसका उनके आत्मविश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों मालिकों को पूरा भरोसा था कि अपने अपने हथियारों से वे उस जानवर को मार डालेंगे। कहा जाता है कि इस बात पर बहुत बहस हुई कि सबसे पहले हथियार कौन फेंकेगा। आखिरकार किस आधार पर यह तय हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, मगर क्रोबार यानी लोहे की रॉड वाले ने यह हक जीत लिया था। उसने सावधानी से निशाना साधा और हथियार फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथ से छूटा, उसका ब्लंट सिरा एक तरफ मुड़ गया और रॉड का उल्टा हिस्सा बाघ की बगल में जाकर धप की आवाज के साथ लगा। जैसी उम्मीद थी, बाघ ने इस तरह का बर्ताव हल्के में नहीं लिया। उसने दहाड़ मारकर चुनौती दी और अपने सताने वालों की ओर घूरा। भीड़ में खड़े लोग दबी हंसी में हंसने लगे, जबकि दूसरा भालाधारी अपनी बारी के लिए तैयार हुआ। 250 साल पुराना भाला नीचे लक्ष्य की ओर उड़ा और उसका ब्लंट सिरा सीधे बाघ की पिछली टांगों में धंस गया। अब बेलंडूर गांव बिल्कुल निहत्था हो चुका था और राक्षस का गुस्सा भड़क उठा। अचानक जबरदस्त ऊर्जा के साथ उसने गड्ढे की कगार की ओर छलांग लगाई, अपने आगे के पंजों से मिट्टी में पकड़ बनाई। वह पंजे गीली मिट्टी में धंस गए थे, पिछली टांगे बेतहाशा हवा में मारते हुए गड्ढे की दीवार से टिक गई और उसने अपने शरीर को ऊपर उठा लिया। अगले ही पल बाघ आजाद था, गड्ढे के मुंह से यूं बाहर कूदा मानो जैसे नरक से कोई दानव निकला हो, और पहले से कई ज्यादा खतरनाक। भीड़ में बस एक ही आदमी उसके रास्ते में खड़ा रह गया, बाकी सब भाग चुके थे। बाघ उसकी ओर लपका और उसके ऊपर से छलांग लगाते हुए चारों पंजे फैलाकर उसने पीछे की ओर उसे लात मारी। उनमें से एक भयानक पंजे के नुकीले नाखून उस आदमी की खोपड़ी के पिछले हिस्से को छू गए, इससे पहले कि वह संभल कर भागने की सोच भी पाता। ये वार सीधा नहीं था, उस ताकत की तुलना में हल्का ही था जो बाघ ने उसमें लगाई थी। अगर पंजा पूरी तरह खोपड़ी पर पड़ता तो वह अंडे के छिलके की तरह चकनाचूर हो जाती। लेकिन हुआ ये कि पंजे की नोकें आदमी की गर्दन की खाल में धंस गईं और बाघ के ऊपर से छलांग लगाने का पूरा वजन ही बाकी का काम कर बैठा। फिर बाघ वहां से चला गया। आदमी वहीं गिर पड़ा जहां वह खड़ा था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। उसकी पूरी खोपड़ी की चमड़ी, जो हड्डी से बड़े साफ सुथरे ढंग से दिखाई दे रही थी, अब उसके चेहरे पर लटक रही थी, और उसके लंबे बाल पीछे के बजाय अब आगे की ओर लटक रहे थे। इस आदमी को मरने में 3 दिन लगे, क्योंकि आखिरी सांस तक उसकी ये उम्मीद बनी रही कि शायद उसकी खोपड़ी की चमड़ी फिर से चढ़ाई जा सके। यही बाघ का पहला शिकार था। हालांकि ये स्वीकार करना होगा कि ये अनजाने में हुआ था। स्वाभाविक था कि घाव भरने के साथ ही बाघ चालाक हो गया था। उसके लिए तरह तरह के चारे बांधे गए और अलग अलग तरह के फंदे लगाए गए थे, लेकिन उसने सबको सावधानी से नजरअंदाज कर दिया था।
इसके बाद से उसने जो भी मवेशी मारे वे सब दिन दिहाड़े मारे। दोपहर में जब मवेशियों के झुंड सुबह चरने के बाद आराम से बैठे रहते और उनके चरवाहे झोपड़ियों की छांव में झपकी ले रहे होते थे, तब जो जाग रहे होते या पीड़ित पशु की छोटी सी चींख से उठ जाते, उन्होंने पहले तो चिल्लाकर और पत्थर मारकर इस राक्षस को भगाने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने जल्दी ही इन तरीकों का अंत कर दिया था। वह एक चरवाहे पर झपटा और उसे बुरी तरह घायल कर बैठा। अजीब बात यह थी कि वह आदमी पूरी तरह ठीक हो गया था, हालांकि दी गई चेतावनी काफी कठोर थी। उसके बाद से जैसे ही बाघ की झलक या आवाज मिलती, सारे चरवाहे अपने मवेशी छोड़कर भाग खड़े होते और झुंड बाघ की दया पर निर्भर रह जाते। बेलंडूर की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पशुपालक अब अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उन्हें घर पर ही खिलाने पिलाने की कोशिश करने लगे, जो स्वाभाविक रूप से बहुत महंगा साबित हुआ। इसके साथ ही गौमांस की आपूर्ति घटने से बाघ की भूख और बढ़ी और उसने अपने क्षेत्र को फैलाते हुए टगारती और आसपास की छोटी बस्तियों तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक साहसी मवेशी हत्यारे के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। इसी तरह एक साहब, जिन्हें हम मास्टर जॉनसन कहेंगे, तक इस बाघ की चर्चा पहुंची। जॉनसन रेलवे सेवा में अफसर थे, जिन्हें हाल ही में भारत के ऐसे हिस्से से यहां तबादला मिला था जहां बाघ होते ही नहीं थे। यही वजह थी कि वह उस जानवर को मार गिराने के लिए बड़े उत्सुक थे, जिसकी इलाके भर में चर्चा थी। और क्योंकि उनके पास राइफल थी, वे कुछ दिनों की छुट्टी में सफलता की आशा में बेलुंडूर आ पहुंचे, जो रेलवे लाइन से सिर्फ 7 मील दूर था। और यही वह जगह थी जहां बूढ़े जादूगर बुधिया इस कहानी में फिर से प्रवेश करते हैं। ये सुनकर कि एक गोरा आदमी आया था और बाघ के बारे में पूछताछ कर रहा था, बुधिया ने अपना धार्मिक केसरिया वस्त्र धारण किया। उसने अपनी माला पहनी, अपना माथा राख से खूब सारा मल लिया और हाथ में एक डंडा लिया। इस रूप में वह जॉनसन के सामने पहुंचा और अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि अगर गोरे साहब सचमुच उस बाघ को मार गिराना चाहते हैं तो उसकी मदद बिल्कुल अनिवार्य थी। अब स्थिति वास्तव में बहुत साधारण थी। किसी भी सामान्य अनुभव वाले व्यक्ति को यह साफ दिखता था कि बूढ़ा बुधिया बस कुछ रुपए कमाना चाहता था और उससे भी ज्यादा अपने गांव वालों पर यह असर जमाना चाहता था कि वह कितना बड़ा जादूगर था। वह चाहता था कि लोग सोचें कि यहां तक कि एक गोरे आदमी को भी उसकी मदद लेनी पड़ी। अगर जॉनसन ने थोड़ी सी मनोविज्ञान और सामान्य समझ का प्रयोग किया होता तो वह इन बातों को समझ जाता और बुधिया को खुश करने के लिए उसे कुछ रुपए देकर उसका मान रख लेता। लेकिन इसके बजाय जॉनसन गुस्से में आ गया। उसने जादूगर को अपनी नजरों के सामने से दफा होने को कहा और जब बुधिया ने नाराजगी से आपत्ति जताई तो उसने हालात और बिगाड़ दिए, उसे गला तोड़ देने की धमकी देकर। इस पर जादूगर क्रोध से तमतमाता हुआ वहां से चला गया। गोरे आदमी के शब्दों से उसकी जो प्रतिष्ठा वह गांव वालों में बढ़ाना चाहता था, बुरी तरह से धूमिल हो गई। उसे लगा कि उसके साथी अब उस पर मन ही मन हंसेंगे। हालांकि वह यह भी मानता था कि वह उससे डरते थे और खुलकर कुछ नहीं कहेंगे। गांव वाले दूसरी ओर दुखी हो गए। हालांकि उनमें से कोई भी बुधिया को पसंद नहीं करता था, जिसने बचपन से ही उन्हें अच्छे ढंग से ठगा था। फिर भी वह उनका अपना जादूगर था। उन्हीं में से एक गोरे आदमी का उससे उस तरह बात करना और ऊपर से पिटाई की धमकी देना उनके जादूगर और दरअसल उनके गांव के लिए भी अपमानजनक था। इस तरह अपनी जल्दबाजी भरे शब्दों से जॉनसन ने मित्र बनाने के बजाय शत्रु बना लिए। गांव वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। कोई भी उसे बाग के लिए चारा बेचने या किराए पर देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन दृढ़ स्वभाव के होने के कारण जॉनसन ने ठान लिया कि वह स्थानीय मदद के बावजूद सफलता पाएगा। वह वापस तगारती गया, जहां उसने वह सूझबूझ और विवेक दिखाया जो उसे बेलंदूर में दिखाना चाहिए था। वहां से उसने 2 बूढ़े सांड खरीद लिए। चरवाहों को साथ लेकर वह उन्हें बेलंदूर की सीमा तक लाया और एक नाले में बांध दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि बाघ अक्सर वहां आता था। लेकिन चरवाहे तगारती के थे
बेलेंदूर के नहीं। उन्हें बाग की गतिविधियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगली सुबह जॉनसन अपने चरवाहों के साथ बंधे हुए चारे को देखने गया। उनमें से एक गायब था, लेकिन यह निश्चित था कि उसे बाघ नहीं ले गया था, क्योंकि नाले की रेतीली जमीन पर कहीं भी बाघ के पगचिन्ह नहीं थे, बल्कि वहां केवल इंसानी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान उसके अपने लोगों के थे, जो पिछली शाम वहां आए थे, या फिर किसी और के। ये साफ नहीं था। दूसरा चारा बिल्कुल वैसा ही बंधा हुआ था, उसे छुआ भी नहीं गया था। जॉनसन ने सही नतीजा निकाला कि बेलंदूर के गांव वालों ने ही उसका पहला चारा चुरा लिया था। वे लोडेड बंदूक लेकर गांव में घुस आया, बैल लौटाने की मांग की और पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। लेकिन गांव वालों ने मासूमियत का ढोंग रचा। उनका कहना था कि रेतीली खाई में जो इंसानी पैरों के निशान उसने देखे थे, वे तो उसके अपने आदमियों के थे, जब उन्होंने चारा बांधा था, और उसे ये साबित करना होगा कि वे किसी और के थे। जॉनसन की कठोर धमकियों कि वह चोरों को गोली मार देगा, पर लोगों ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और मुस्कुरा दिया। दूसरे चारे के भी गायब हो जाने के डर से जॉनसन ने अपने दोनों आदमियों को आदेश दिया कि उसके ऊपर एक मचान बनाएं। उसी दोपहर वह उस पर बैठ गया, शायद चारे की रक्षा करने के लिए ज्यादा, बजाय इसके कि उसे सचमुच उम्मीद थी कि बाघ वहां आएगा। लेकिन कुछ और ही घटित हुआ। कहते हैं कि बाघ सचमुच आया था, और वह भी दिन दिहाड़े। जॉनसन ने गोली चलाई, लेकिन सफलता केवल इतनी मिली कि उसने जानवर को घायल कर दिया, जो भाग निकला। अगले पूरे हफ्ते तक जॉनसन ने प्रशंसनीय दृढ़ता से जंगलों की खाक छानी। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, यहां तक कि उसके दोनों साथी भी ये कहकर उसके साथ जाने से इनकार कर बैठे कि ये बहुत खतरनाक था। अकेले रह गया गोरा साहब। एक बार तो जंगल में रास्ता भी भटक गया था, और मजबूर होकर उसको रात वहीं गुजारनी पड़ी। अंत में बेहद निराश होकर वे बिना बाग मारे ही अपनी ड्यूटी पर लौट गया। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। ओगर, यानी वो राक्षस बाघ, कहीं दिखाई नहीं दिया, और बेलंदूर के गांव वालों को मानना पड़ा कि उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद कि साहब को मदद से असफल किया जाए, साहब ने ही उन्हें उस विपत्ति से निजात दिलाई थी, जो उनकी मवेशियों को भारी हानि पहुंचा रहा था। बुधिया जादूगर अब और भी दुखी था। उसने डींगे मार कर ऐलान किया था कि साहब बाघ को नहीं मार पाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। साहब ने सचमुच बेलुंदूर को उस मवेशी लुटेरे बाघ से छुटकारा दिला दिया था। इसलिए मवेशियों को फिर रोजाना चरने के लिए जंगलों में ले जाया गया, यानी तब तक जब तक कि अगली घटना घटित न हो गई थी। दोपहर के समय अचानक एक झुंड मवेशियों का बेतहाशा भागता हुआ गांव वापस लौटा। लेकिन उसमें एक गाय कम थी, और साथ ही वे 19 वर्षीय युवक भी गायब था, जो सुबह मवेशियों को चराने ले गया था। शुरुआत में किसी ने इस बात की परवाह नहीं की, लेकिन रात ढलते ढलते लड़के के परिजनों को थोड़ी चिंता होने लगी, जबकि गाय के मालिक को अपने कीमती जानवर की कहीं अधिक चिंता सताने लगी। अगली सुबह की गई तलाश में गाय मृत मिली। उसकी गर्दन एक बड़े बाघ ने साफ सुथरे ढंग से तोड़ दी थी, और उसके पगचिन्ह उसी खेत में साफ दिखाई दे रहे थे, जहां उसे मारा गया था। 100 गज दूर एक झाड़ी के नीचे उस लापता युवक का शव पड़ा मिला। हालांकि दोनों शवों में यह अंतर था कि गाय को बिल्कुल नहीं खाया गया था, जबकि युवक के शव का आधे से ज्यादा हिस्सा बाघ ने खा लिया था। वही पुराना पैटर्न फिर से सामने आया। एक निर्दोष बाघ को घायल कर दिया गया था, और अपने लिए भोजन जुटाने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे वे आदमखोर बन गया था। उसके बाद एक त्रासदी होती चली गई, और घटनाओं का वही सिलसिला दोहराया जाता रहा। बेलंदूर के लोग सूर्यास्त होते ही अपनी झोपड़ियों में बंद हो जाते, और मवेशी अपने बाड़ों में भूखे प्यासे कैद रहते। बूढ़े बुधिया की प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। मानव शिकार की कमी ने बाघ को मजबूर कर दिया था कि वह तगारती और उससे भी दूर बसे गांवों तक अपने हमले फैलाए। तभी उस दानव को ओगर कहा जाने लगा, एक नाम जिसे लोग केवल दिन के उजाले में और बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाकर ही बोलते थे, अन्यथा वे जरूर सुन लेता।
और जो कोई उसे बाघ कहने का दुस्साहस करता, उस पर बाघ भयंकर प्रतिशोध लेता। अंधेरा होते ही वो राक्षस बाहर निकल आता। वह हर जगह घूमता और आदमी बंद कमरे में भी सुरक्षित नहीं रह पाता था। कहा जाता था कि ओगर या फिर उसके जासूस हवा में उड़ती हुई किसी चमगादड़ या उल्लू के रूप में कोई दुष्ट आत्मा उनकी बातों को सुन सकते थे और आदमखोर तक पहुंचा सकते थे। फिर जिसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा हो वह विनाश को प्राप्त होता। बस समय का फर्क होता। ओगर जरूर अपना भयंकर प्रतिशोध लेता। उसका भाग्य मुहर बंद हो जाता और बच निकलने का कोई उपाय ना होता। यही आम धारणा थी। इसी समय मेरे पुराने मित्र डॉक्टर स्टैनली, जो टगारती गांव के चिकित्सा अधिकारी थे, ने मुझे एक लंबा पत्र लिखा और पूरी कहानी सुनाई। साथ ही मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके साथ मिलकर इस बाघ के आतंक का अंत करने का प्रयास करूं। ये डॉक्टर, जिनके पास केवल 1.12 बोर की बंदूक थी और कोई राइफल नहीं, ने अपने युवा काल में कई बाघों का शिकार किया था। उनकी तुलना डिक बर्ड से की जाती थी, जो संतावेरी के पोस्टमास्टर थे और जिनका उल्लेख मैंने एक अन्य कहानी में किया है। अब जब वे बूढ़े हो चले थे, उन्हें लगता था कि उनकी ये पुरानी मगर भरोसेमंद बंदूक आदमखोर का सामना करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होगी। मैं उनसे 3 दिन बाद टगारती में अपनी स्टड बेकर मोटर चलाकर पहुंचा। उनकी डिस्पेंसरी कम हॉस्पिटल के सामने वाले कमरे में उनसे जा मिला। उन्होंने सबसे पहले जोर देकर भरपूर भोजन मांगा और साथ में काफी मात्रा में चाय। और उसके बाद पाइप के धुएं के बादल के नीचे हम लगभग 3 घंटे पुरानी यादों पर बातें करते रहे। अंत में मैंने उस सज्जन डॉक्टर को याद दिलाया कि एक काम तो करना ही था। स्पष्ट था कि पहला कदम बेलिंडूर जाना और वहां से सुराग पकड़ने का था। मेरी स्टड बेकर को इस गांव तक पहुंचने में बड़ी तकलीफ हुई। रास्ता, जो आमतौर पर ही खराब था, पिछली बारिशों के बाद वाकई बदतर हो गया था। डॉक्टर स्टैनली, जो मेरे बगल में बैठे थे, कहने लगे कि हमें पैदल ही जाना चाहिए था। बिलेंदूर पहुंचकर मैंने जॉनसन की उस खुलेपन से हुई हानि को जहां तक हो सके ठीक करने का काम शुरू किया। मैंने बुधिया के पास जाकर उसे बुलाया। वे अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था और उससे कहा कि वह अपना समारोहिक वस्त्र पहनकर मेरे लिए पूजा करे और वे सारे मंत्र दोहराए जिन्हें वह जानता था, ताकि मैं उस नरभक्षी बाघ को मार सकूं। साथ में मैंने उसे 10 रुपए भी दिए ताकि उसके खर्चे चल सकें। वह तुरंत खिल उठा। कोई समय न लगा कि वह पूरा तैयार होकर मंडी में निकल पड़ा। वहां सबसे पहली मांग उसने मुझसे फिर 5 रुपए की काले मुर्गे और स्थानीय मदिरा, आरक की बोतल का खर्च, क्योंकि वह मुर्गा मारता, उसे पकाता और फिर उसे स्वयं खाता, जंगल की आत्माओं को शांत करने के लिए। और आरक भी बुदिया ही पीता, उसी उद्देश्य से। बुधिया ने घोर विश्वास के साथ कहा कि तभी वे उन मंत्रों को सही ढंग से उच्चारित कर पाएगा जो उस नरभक्षी को परास्त करेंगे। डॉक्टर स्टैनली और मैंने उसकी अवस्था जानते हुए दिखावा करके पूरा समर्थन दिया। मैंने पैसे दे दिए और अपने आप को कम से कम 1 और घंटे की देरी के लिए तैयार कर लिया था। डॉक्टर और मैंने बातों बातों में वह दुर्भाग्यपूर्ण काला मुर्गा देखा जो लाया गया था। हमारी आंखों के सामने मारकर, हल्का उबाल कर करी बनाई गई और फिर लापरवाही से भूखे बुदिया ने उसे पेट भर खा लिया। थोड़ी ही देर में उसने उसी बोतल को भी खाली कर डाला। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह उस दौरान किस तरह घुटन से नहीं दम तोड़ बैठा। ये सब करने के बाद जादूगर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह पूरी तरह मदहोश था और सीधा खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। लाल आंखों पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उसने अपनी गंदी सी कपड़े की थैली से, जिसे वह जाने कहां अपने शरीर में छिपा कर लाया था, उसने कुछ सूखी और मरोड़ी हुई जंगल की बेलों को उसमें से निकाला। उसने मेरी बंदूक मांगी और उन बेलों की लटों से मेरी बंदूक को नापना शुरू कर दिया। वह इतना नशे में था कि 1-2 बार निशाना चूक गया कि लटों को कहां लेके जाना था। पर मैंने बिना ध्यान आकर्षित किए जल्दी से बंदूक का सिरा उसकी ओर घुमा दिया ताकि बेलें उसे सही से घेर सके। यही उस मंत्र का अंत था। बाघ की मौत तय हो चुकी थी। वह मेरी बंदूक से ही गिरता। जंगल की आत्माएं बुजुर्ग बुदिया के रूप में भोजन और मदिरा से प्रसन्न हो चुकी थी। चारों ओर घेरा बनाकर खड़े गांव वाले,
जो हर क्रिया को गहरी निगाह से देख रहे थे। इन मंत्रों को जोर जोर से सांस छोड़ते हुए जपने लगे। वैसे भी मंत्र और उनके आश्वासन समय पर ही पूरे हुए, क्योंकि अगले ही क्षण बुधिया बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सबसे जरूरी बात यह थी कि माहौल में फिर से भरोसा और संतोष लौट आया था। बुधिया की प्रतिष्ठा फिर से ऊंची हो गई थी। डॉक्टर स्टैनली और मैं भी सबकी नजरों में अच्छे लोग बन गए थे, और फिलहाल उस राक्षसी बाघ की चर्चा भी दब गई थी। अब वह बस एक साधारण बाघ था, जो गोली खाकर गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब अंधेरा हो चुका था और स्टड बेकर में तगारती की वापसी यात्रा एक भयानक सपने जैसी लगी। फिर भी हम किसी तरह वहां पहुंच गए, बिना किसी एक्सल या स्प्रिंग टूटे। लेकिन हमने फैसला किया कि अब से पैदल ही आना जाना बेहतर होगा, बजाय इसके कि गाड़ी के टूटने का खतरा मोल लें, जो बार बार किस्मत को ललकारने पर निश्चित ही हो जाता। स्टैनली ने टगारती से 2 बकरे जुताए, जिन्हें हमने अगले दिन बिलंडूर जाने वाले रास्ते के पास उपयुक्त स्थानों पर बांध दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बाघ अब उस पूरे इलाके में सक्रिय था। दोपहर के भोजन के बाद हम 7 मील पैदल चलकर उस गांव पहुंचे, और वहां हमें बिना किसी कठिनाई के 3 और जानवर चारे के रूप में मिल गए। जाहिर था कि पिछली शाम बुदिया के साथ किया गया छोटा सा नाटक अच्छे परिणाम ला चुका था। इन जानवरों को हमने उन जगहों पर बांधा जिनके बारे में ग्रामीणों ने बताया कि राक्षसी आदमखोर बाघ अक्सर वहां आता था। लेकिन समय हमारे खिलाफ था। इतनी जल्दी में हम उन 5 जानवरों में से किसी एक के ऊपर मचान बनाने का अवसर नहीं निकाल पाए, जबकि मेरा सामान्य तरीका यही होता कि पहले मैं मचान बनाता और फिर उसी के सामने चारे को बांध देता। इसके 2 बड़े फायदे थे। पहला, यदि कोई शिकार होता तो वह मचान के ठीक सामने होता और उसे बाद में खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, मचान बनाने की आवाज उस समय आती जब शिकार पहले से ही पड़ा हो। ऐसी आवाजें अगर बाघ पास ही कहीं छिपा हो या सुनने की दूरी पर हो, तो उसकी शंका को भड़का सकती थी। जब हम तगारती लौटे तो फिर से गहरा अंधेरा छा चुका था। हाथों में टॉर्च लिए हम लगातार चौकसी बरतते रहे, इस डर से कि कहीं नरबक्षी बाघ अचानक हमला न कर दे। लेकिन रास्ते में केवल एक पैंगोलिन मिला, जो सूखी पत्तियों के बीच भोजन खोज रहा था, जो अपने निर्धारित समय से कहीं पहले बाहर निकल आया था। हमने जो 5 चारे बांधे थे, उस रात उनमें से किसी को भी छुआ नहीं गया था। पर तीसरे दिन की देर सुबह एक व्यक्ति डॉक्टर की डिस्पेंसरी पर दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर को बता कर गया कि उसका चचेरा भाई बाघ का शिकार बन गया था। पीड़ित तथा उसकी पत्नी और साथ में हमारे सूचनाकर्ता व उसकी पत्नी सब एक दूसरे के बगल में बनी 2 झोपड़ियों में रहते थे, और पेलंडूर की ओर जाने वाली पगडंडी पर केवल 1 मील की दूरी पर ही वे रहते थे। जब वह पीड़ित आदमी, जो टगारती से राशन लेकर लौट रहा था, तो वो कुछ लोगों के सामने आ गया जो अपनी झोपड़ियों के सामने जमा होकर बातें कर रहे थे। वे शायद उसे आवाज देने ही वाले थे कि वह आदमी जोर से चिल्लाया और फिर हवा की तरह गायब हो गया। आदमखोर बाघ ने उसका शिकार कर दिया था। हमारे सूचनाकर्ता ने कहा कि वह तब अपनी कुल्हाड़ी उठाकर ये देखने निकल पड़ा था कि क्या हुआ था। उसकी भाभी उसे पकड़े हुए अपने हाथ मसलती रही। उस समय उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये उस आदमखोर बाघ का काम हो सकता था, बल्कि वे शक करते रहे कि जंगल की कोई दुष्ट आत्मा ने उनके साथी को गायब कर दिया था।